माननीय सदस्यगण, संसद के इस समावेश सत्र को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। बीता वर्ष भारत के तेज विकास और विरासत के उत्सव के रूप में स्मरणीय रहा है। ये कालखंड अपने साथ अनेक प्रेरणाएं लेकर आया है। इस समय वंदे मातरम के 150 वर्ष होने पर पूरे देश में समारोह आयोजित हो रहा है। सभी देशवासी इस महान प्रेरणा के लिए ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को नमन कर रहे हैं। मैं आप सभी संसद सदस्यों को बधाई देती हूं कि इस पूर्ण अवसर पर संसद में विशेष चर्चा का आयोजन किया गया है। माननीय सदस्यगण, इसी दौरान देशवासियों ने श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350 शहीद दिवस पर्व पूरी श्रद्धा के साथ मनाया। भगवान बिरसा मुंडा के 150 जन्म जयंती वर्ष के दौरान देश ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और आदिवासी समाज के योगदान को याद किया। सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती से जुड़े आयोजन ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को मजबूत दी। सभी देशवासी इस बात के भी साक्षी बने कि कैसे भारत रत्न भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के समारोह सूर और देश का एकता के भाव से भर दिया गया है। जब देशवासी अतीत के ऐसे महान पड़ावों और अपने पूर्वजों के महान योगदान को याद करते हैं तो नई पीढ़ी के प्रेरणा मिलती है। ये प्रेरणा विकसित भारत के और हमारी यात्रा के ओर गति देती है। माननीय सदस्यगण, वर्ष 2026 के साथ ही हमारे देश इस सदी के दूसरी पड़ाव पर पहुंच गया है। भारत के लिए सदी के पहले 25 वर्षों का समापन अनेक सफलताओं, गौरवशाली उपलब्धियों और असाधारण अनुभवों के साथ हुआ है। बीते 10-11 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में अपनी नींव मजबूत की है। ये वर्ष 2047 तक विकसित भारत की तेज यात्रा का बहुत बड़ा आधार है। माननीय सदस्यगण, बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमेशा समानता और सामाजिक न्याय पर जोर दिया है। हमारे संविधान भी हमें यही प्रेरणा देता है। सच्चा सामाजिक न्याय यानी देश के हर नागरिक को उसका पूरा हक मिले, बिना किसी भेदभाव से मिले। मेरी सरकार सच्ची सामाजिक न्याय के लिए समर्पित है और इसी का नतीजा है कि पिछले एक दशक में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को हराकर गरीबी से बाहर निकल के सरकार के तीसरे कार्यकाल में गरीबों को सशक्त करने के लिए अभियान और तेजी से आगे बढ़ा है। पिछले एक दशक में गरीबों के 4 करोड़ पक्के घर बने। बीते एक वर्ष में 32 लाख नए घर गरीबों को मिले। जल जीवन मिशन के 5 वर्षों में 12.5 करोड़ नए परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचाया गया है। बीते एक वर्ष में करीब 1 करोड़ नए परिवार तक नल से जल की सुविधा पहुंची।
उज्ज्वला योजना के माध्यम से अब तक 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को एलपीजी कनेक्शंस मिले हैं और पिछले वर्ष भी ये अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरी सरकार पारदर्शी और ईमानदार व्यवस्थाओं को स्थायी बना रही है। इसी एक वर्ष में सरकार ने 7.25 लाख करोड़ रुपया से अधिक लाभ डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों को पहुंचाया है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार दलितों, पिछड़ों, वंचितों, जनजातीय समाज सभी के लिए पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। सबका साथ सबका विकास का विजन देश के हर नागरिक के जीवन में सकारात्मक प्रभाव ला रहे हैं। वर्ष 2014 की शुरुआत में सिर्फ 25 करोड़ नागरिकों तक की सोशल सिक्योरिटी की योजनाएं पहुंच पाती थी। सरकार के प्रयासों में निरंतरता की वजह से आज करीब 95 करोड़ भारतीयों को सोशल सिक्योरिटी का कवच मिला है। गरीब मरीजों के लिए प्रारंभ की गई आयुष्मान भारत योजना से बीते वर्ष तक देश भर के अस्पतालों में 11 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत बीते वर्ष 2.5 करोड़ गरीबों के मुफ्त इलाज मिला है। बीते लगभग 1.5 वर्ष में करीब 1 करोड़ बुजुर्गों को वय वंदना कार्ड जारी किए गए हैं। इनकी मदद से करीब 8 लाख बुजुर्गों ने अस्पतालों में भर्ती रहते हुए अपना मुफ्त इलाज कराया है। आज देश में बने 1,80,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर की वजह से मरीजों को घर के पास इलाज मिलना सुनिश्चित हुआ है। मेरी सरकार ने बड़ी बीमारियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन में 6.5 करोड़ से अधिक नागरिकों का स्क्रीनिंग की गई है। इससे कई जनजातीय इलाकों में इस बीमारी को रोकने में मदद मिली है। मिशन मोड में चलाए जाए गए अभियानों के कारण जापानी इंसेफेलाइटिस जैसे बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण पाया गया है। उत्तर प्रदेश के कई पिछड़े इलाके ग्रामीण क्षेत्रों में इस रोग की प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित हुई है। ये गर्व की बात है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन में भारत को आंखों का संक्रमण ट्राइकोमा से मुक्त घोषित कर दिया है। मेरी सरकार हर नागरिक को बीमा सुरक्षा देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना की इसमें बड़ी भूमिका है। इन योजनाओं से करोड़ों जरूरतमंद नागरिकों को बीमा कवरेज मिला है। इनके तहत 24,000 करोड़ रुपया से अधिक का क्लेम भी दिया गया है। ये योजनाएं संकट के समय करोड़ों गरीबों का संबल बनी है। माननीय सदस्यगण, मुझे ये देखकर संतोष है कि आज देश के युवा, किसान, श्रमिक और उद्यमी विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका का लगातार विस्तार कर रहे हैं। बीते वर्ष के उत्साहवर्धक आंकड़े इसका प्रमाण है। पिछले वर्ष में भारत ने रिकॉर्ड 350 मिलियन टन से ज्यादा खाद्यान्नों का उत्पन्न हुआ है। 150 मिलियन टन उत्पादन के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादन देश बन गया है। हमारा देश विश्व का दूसरे सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश भी बना है। ये ब्लू इकोनॉमी में देश की सफलता को दिखाता है। दूध उत्पादन क्षेत्र में भी भारत दुनिया के सबसे सफल देश के रूप में जाना जाता है। एक सहकारिता आंदोलन की मजबूती का परिणाम है। देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी इस दौरान रिकॉर्ड ग्रोथ दर्ज किया है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जैसे फील्ड में भारत अब दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा देश बन गया है। 2025-26 के पहले 5 महीने में भारत का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट 1 लाख करोड़ रुपया के पार हो गया था। इस साल भारत ने 100 से अधिक देशों को इलेक्ट्रिक व्हीकल का निर्यात शुरू किया। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार भ्रष्टाचार और घोटाला से मुक्त
व्यवस्था का निर्माण करने में सफल हो रहा है। इससे करदाताओं की एक एक पाई देश के विकास और जन कल्याण से खर्च हो रही है। भारत आज आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। जल, थल, नभ हर क्षेत्र में भारत की तेज गति आज विश्व में चर्चा का विषय है। अटल जी के समय पीएम ग्रामीण सड़क योजना शुरू हुई थी। बीते एक वर्ष में भारत ने लगभग 18,000 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कें जोड़ी है। आप भारत की करीब पूरी ग्रामीण आबादी सड़क से जुड़ चुकी है। गरीब तथा मध्यम वर्ग की सेवा में लगी भारतीय रेल तेजी से 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ रही है। मिजोरम के आइजल और नई दिल्ली को डायरेक्ट रेल रोड से जोड़ा गया है। बीते वर्षों जब आइजल के स्टेशन पर पहली बार राजधानी एक्सप्रेस का आगमन हुआ तो स्थानीय लोगों के उत्साह ने सारे देश को प्रसन्नता से के भाव से जोड़ा है। जम्मू कश्मीर विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज, चुनाव ब्रिज और तमिलनाडु में नई पंबन ब्रिज का निर्माण कर भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। आज जम्मू कश्मीर से केरल तक 150 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनों का नेटवर्क खड़ा हो चुका है। कुछ दिन पूर्व ही वंदे भारत ट्रेनों के नई पीढ़ी का पदार्पण हुआ है। बंगाल से असम के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत भारत की रेल प्रगति की नई उपलब्धि है। भारत के मेट्रो नेटवर्क पर भी देशवासियों को गर्व है। 2025 में भारत का कुल मेट्रो नेटवर्क 1000 किलोमीटर के ऐतिहासिक आंकड़ों को पार कर गया है। भारत दुनिया के तीसरी सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है। मेरी सरकार ने इनलैंड वाटरवेज के विकास पर भी अनेक काम किए हैं। पहले भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 5 थी, जो अब 100 से अधिक हो चुकी है। इससे उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार समेत पूर्वी भारत के राज्य लॉजिस्टिक हब बनकर उभर रहे हैं। क्रूज टूरिज्म से तटीय और नदी इलाकों में पर्यटन बढ़ रहा है और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। माननीय सदस्यगण, स्पेस टूरिज्म भी आप भारत की पहुंच से दूर नहीं है। भारत के युवा अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचना एक ऐतिहासिक यात्रा का आरंभ है। आने वाले समय में हमारा देश अंतरिक्ष में भारतीय स्टेशन की स्थापना की दिशा में आगे बढ़ने वाला है। देश बहुत उत्साह के साथ गगनयान मिशन पर भी काम कर रहा है। माननीय सदस्यगण, दशकों से लंबित परियोजनाओं को गति देने के लिए योजनाओं के लाभ को हर लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए मेरी सरकार ने प्रगति नाम से एक नई व्यवस्था आरंभ की है। दिसंबर 2025 में प्रगति के 50वें बैठक का ऐतिहासिक पड़ाव भी आया। बीते वर्ष में प्रगति ने 85 लाख करोड़ रुपया से अधिक के प्रोजेक्ट्स के गति दी। लाखों करोड़ रुपया की कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में मदद की। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफर के जिस मंत्रों को लेकर देश चल रहा है, उसकी सफलता में प्रगति की इन बैठक ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। माननीय सदस्यगण, बीते 11 वर्षों में देश की आर्थिक नींव बहुत मजबूत हुई है। दुनिया में अनेक प्रकार के संकटों के बावजूद भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना हुआ है। भारत ने महंगाई दर को कम रखने के अपने रिकॉर्ड को और बेहतर किया है। इसका सीधा फायदा देश के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को हो रहा है। मेरी सरकार ने नीतियों के कारण देशवासियों की आय बढ़ी है, बचत बढ़ी है और खरीद शक्ति में भी वृद्धि हुई है। अभी यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जो सहमति हुई है, मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ।
ऐतिहासिक कदम भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर के गति देगा, भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर बनाएगा। माननीय सदस्यगण, आज मेरी सरकार रिफॉर्म्स एक्सप्रेस के पथ पर चल रही है। पुराने नियमों और प्रावधानों को भविष्य की जरूरत के हिसाब से निरंतर बदला जा रहा है। सभी ने देखा है कि कैसे जीएसटी में ऐतिहासिक नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म ने देशवासियों का उत्साह से भर दिया। इस रिफॉर्म के कारण देशवासियों को 1 लाख करोड़ रुपए की बचत सुनिश्चित हुई। जीएसटी में कटौती के बाद वर्ष 2025 में 2 व्हीलर का रजिस्ट्रेशन 2 करोड़ से पार कर गया है। ये अपने आप में नया रिकॉर्ड है। इनकम टैक्स कानून भी अब नए स्वरूप में सामने आया है। 12 लाख रुपया तक की आय पर टैक्स जीरो करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। ऐसे रिफॉर्म से गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों को अभूतपूर्व फायदा हो रहा है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिली है। माननीय सदस्यगण, देश में अनेक नए सेक्टर्स के उदय के साथ ही श्रमिकों के हितों को सुरक्षित करना भी उतना ही आवश्यक है। नई श्रमिक कानून लागू करने के पीछे भी ये उद्देश्य है। लंबे समय से देश के श्रम शक्ति दर्जनों कानूनों में उलझे हुए थे। इसको आप सिर्फ 4 कोड में सीमित किया गया है। इससे श्रमिकों के उचित वेतन, भत्ते और अन्य कल्याणकारी लाभ मिलने आसान हुई है। देश के युवाओं और महिलाओं को इसका खास तौर से फायदा होगा। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार भारत को ग्रीन ग्रोथ और आधुनिक टेक्नोलॉजी का पावर हाउस बनाने में जुटे हैं। तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था, एआई और डेटा सेंटर्स निवेश बढ़ रहा है। इकोनॉमी के इस नए स्वरूप के लिए अधिक ऊर्जा की भी जरूरत है। इस दिशा में परमाणु ऊर्जा की बड़ी भूमिका है। हाल ही में पारित शांति अधिनियम से 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य पाने में मदद मिलेगी। इस ऐतिहासिक रिफॉर्म के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। न्यूक्लियर के अलावा भारत सोलर पावर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम सूर्यघर मुक्त बिजली योजना से देश के आम उपभोक्ता आप बिजली के उत्पादक बन रहे हैं। आप तक लगभग 20 लाख रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। इससे लाखों परिवारों के घर में बिजली का उत्पादन बढ़ा है और इन परिवारों के बिजली बिल कम हुई है। इन सभी प्रयासों से भारत 1 दशक के अंत तक 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को लक्ष्य पर जरूर हासिल करेगा। माननीय सदस्यगण, किसी भी न्याय व्यवस्था की वास्तविक सफलता इस बात से तय होती है कि उसके कानून नागरिकों से भय का नहीं बल्कि सुरक्षा, सुविधा एवं सशक्तिकरण का भाव पैदा करे। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय न्याय संहिता को तेजी से लागू किया गया है। साथ ही जन विश्वास कानून का एक और संस्करण भी देश में लाया गया है। अभी तक 300 से अधिक प्रावधानों को अपराधी की श्रेणी से बाहर किया जा चुका है। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए मेरी सरकार इस रिफॉर्म एक्सप्रेस की गति को निरंतर तेज करती है। माननीय सदस्यगण, आजादी के बाद भारत की प्रगति को कुछ शहरों और क्षेत्रों से ज्यादा गति मिली। भारत का एक बहुत बड़ा क्षेत्र और बहुत बड़ी आबादी ऐसे रही जिसे उचित अवसर नहीं मिल पाया। अब मेरी सरकार पिछले क्षेत्र और वंचित आबादी के सामर्थ्यों को विकसित भारत की ऊर्जा बना रहे हैं।
आज पूर्वोदय यानी पूर्व भारत के तेज विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के समुद्री क्षेत्र में प्रगति की नई संभावनाएं बन रही है। पूर्वोत्तर का क्षेत्र भी आज विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहा है। पूर्वोत्तर में असम श्रीमद शंकरदेव जी की जैसे महान विभूतियों की भूमि है। अब वो दिन भी दूर नहीं है। असम में बनी सेमीकंडक्टर चिप दुनिया भर के इलेक्ट्रिक उत्पादों की लाइफलाइन बनेगी। इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी पर भी अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है। माननीय सदस्यगण, बीते 11 वर्षों में पूर्वोत्तर में 7,200 किलोमीटर से ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए हैं। इससे दूर दराज, पहाड़ी, जनजातीय और सीमावर्ती इलाकों तक पहुंचना आसान हुआ है। साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग 50,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनी हैं। इससे बाजार, अस्पताल और स्कूल तक पहुंचना सरल हुआ है। 11 वर्षों में पूर्वोत्तर में रेलवे के विकास पर 80,000 करोड़ रुपया से अधिक का निवेश किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम, इन तीनों राज्यों की राजधानियों अब ब्रॉडगेज रेल लाइन से जुड़ चुकी हैं। इससे इन इलाकों में आर्थिक प्रगति, रोजगार और पर्यटन उद्योग के लिए नई द्वार खुले। साथ साथ पूर्वोत्तर की आरोग्य और सुरक्षा के लिए भी ये दशक निर्णय का दशक रहा है। ईटानगर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट और असम के शिवसागर में मेडिकल कॉलेज बनने से लाखों परिवारों को इलाज में मदद मिलेगी। सिक्किम के सिच्चे में मेडिकल कॉलेज और अगरतला में महिलाओं और बच्चों का अस्पताल बनने से भी बड़ी सुविधा होगी। इस तरह के प्रयासों से पूर्वोत्तर में एक बड़ा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। माननीय सदस्यगण, जो पिछड़ा हो वो मेरी सरकार की प्राथमिकता है। पीएम जनमन योजना, इसी पीएम जनमन योजना आदिवासियों में भी सबसे पिछड़े जनजातियों की 20,000 से ज्यादा गांवों को विकास से जोड़ा जा रहा है। इन गांव में गरीबों के करीब 2.5 लाख घर इसी योजना के माध्यम से बने हैं। धरती आबा जनजातियों ग्राम उत्कर्ष अभियान से भी आदिवासी क्षेत्रों में विकास को अभूतपूर्व गति मिल रही है। इन दोनों योजनाओं पर सरकार 1 लाख करोड़ रुपया से अधिक खर्च कर रही है। पिछले 11 वर्षों में अनुसूचित जाति के लाखों छात्रों को 42,000 करोड़ रुपया से अधिक की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दी गई है। इससे करीब 5,000 विद्यार्थियों को लाभ हुआ है। 5 करोड़ विद्यार्थियों को लाभ हुआ है। आदिवासी क्षेत्रों में सरकार ने 400 से अधिक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भी खोले हैं। इनमें जनजातीय बच्चों को अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य मिल रहा है। माननीय सदस्यगण, कृषि का महत्व समझाते हुए संत तिरुवल्लुवर ने कहा था कि समाज के लोग चाहे जिस भी काम से जुड़े हो, हर व्यक्ति का जीवन एक मेहनती किसान के परिश्रम पर निर्भर होता है। इसलिए मेरी सरकार खुशहाल किसान को विकसित भारत की पहली प्राथमिकता के रूप में देखती है। इसी भावना के साथ सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि जैसे योजना को शुरू किए हैं। अब तो इस योजना से किसानों को 4 लाख करोड़ रुपया से अधिक राशि सीधे उनके खाता में भेजी गई है। मेरी सरकार की सही नीतियों और प्रयासों से आज देश के कृषि उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। वर्ष 2024-25 में खाद्यान्न और बागवानी की फसलों में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है।
सरकार इन फसलों का भी उत्पादन बढ़ाने के लिए काम कर रही है, जिसमें अभी तो हमारा कृषि क्षेत्र पीछे था। सरकार की मंशा है कि इससे कृषि उत्पादकों का आयात भी कम हो। खाद्य तेल, तिलहन और दलहन से जुड़े नेशनल मिशन के कारण इन क्षेत्रों में देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए इसके बल पर 2024-25 में देश में ऑयल सीड फसलों का उत्पादन भी बढ़ा है। किसानों की अतिरिक्त आय के लिए सरकार द्वारा मिलर्स यानी श्री अन्न को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने का कार्य भी निरंतर जारी है। माननीय सदस्यगण, आज किसानों को अनाज उत्पादन के साथ ही पशुपालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन से भी आर्थिक प्रगति के रास्ते से जोड़ा जा रहा है। कोस्ट लाइन पर रहने वाले मछुआरों को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का लाभ देने के लिए नई नीति बनी है। इसके साथ ही हाई सीज की क्षमताओं के इस्तेमाल में सक्षम बनाने के लिए भी नई पॉलिसी बनाई गई है। 2024-25 में देश का मत्स्य उत्पादन लगभग 200 लाख टन हो गया है। 2014 की तुलना में इसमें कुल 105% की बढ़ोतरी हुई है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर के आधुनिकीकरण के लिए और बेहतर लॉजिस्टिक्स निर्माण के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की व्यवस्था भी की है। मुझे ये साझा करते हुए खुशी हो रही है कि इसके जरिए अब तक 1.25 लाख करोड़ रुपया से अधिक का निजी निवेश आकर्षित हुआ है। इससे युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए मार्ग भी सृजित हुई है। सरकार की दूरदर्शिता से देश में फूड प्रोसेसिंग क्षमता 20 गुना बढ़ी है। इससे किसानों को उनकी फसल का बेहतर मूल्य मिल रहा है। माननीय सदस्यगण, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और विकास के लिए विकसित भारत जी राम जी कानून बनाया गया है। किसान, पशुपालन और मछुआरे साथियों के लिए नई सुविधाएं निर्मित होगी। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार कृषि और पशुपालन जैसे सेक्टर्स में सहकारिता आंदोलन को सशक्त बना रही है। आज त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी से सहकारिता से जुड़े लोगों को सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। इसके अलावा 10,000 से ज्यादा FPOs के माध्यम से भी कृषि क्षेत्रों को सशक्त किया जा रहा है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार स्पष्ट रूप से मानती है कि देश का विकास सभी देशवासियों को आगे बढ़ने का समान अधिकार देकर ही संभव है। इसलिए आज देश वुमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। मेरी सरकार ने महिलाओं के लिए समर्पित विशेष योजनाएं बनाए हैं और साथ ही अन्य योजनाओं के केंद्र में भी महिलाओं को रखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर जल जीवन मिशन तो हर योजना में महिला लाभार्थियों को बड़ी वरीयता मिली है। देश के
के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए मेरी सरकार ने 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा है। आज देश में लखपति दीदियों की संख्या 2 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। बीते एक वर्ष में ही 60 लाख से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। मेरी सरकार कुल 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लक्ष्यों को जल्द प्राप्त करने वाले हैं। माननीय सदस्यगण, नमो ड्रोन दीदी योजना भी देश के सुदूर अंचलों तक महिला सशक्तिकरण का एक पर्याय बनकर उभरी है। ये प्रशिक्षित ड्रोन दीदी अब आधुनिक तकनीक से जरिए एग्रीकल्चर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। मेरी सरकार महिलाओं की आर्थिक उन्नति के साथ साथ अनेक पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सभी विषयों पर ध्यान दे रही है। सितंबर के महीने में चलाए गए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत लगभग 7 करोड़ महिलाओं की स्वास्थ्य जांच हुई है। इस अभियान ने महिलाओं को त्वरित इलाज शुरू करने में मदद की है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार की प्रगतिशील सोच और नीतियों के परिणाम स्वरूप देश के हर महत्वाकांक्षी क्षेत्र में महिलाएं तेजी से आगे बढ़ी है। इसी दिशा में कुछ ही महीने पहले देश ने एक और बड़ा माइलस्टोन हासिल किया है। राष्ट्रीय शिक्षा अकादमी यानी एनडीए में महिला कैडेट्स का पहला बैच पास आउट हुआ है। इससे ये विश्वास और मजबूत हुआ है कि देश के विकास और सशक्तिकरण में नारी शक्ति सबसे आगे खड़ी है। माननीय सदस्यगण, श्री गुरु तेग बहादुर जी ने हमें सिखाया है, भय काहू को देत नय भय मानत आन, यानी हम ना किसी को डराएं और ना किसी से डर कर जिए। इसी निडर मन से, इसी भावना से देश की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। भारत ने सिद्ध किया है कि शक्ति का प्रयोग उत्तरदायित्व और विवेक के साथ किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर से विश्व ने भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम देखा है। हमारे देश ने अपने संसाधनों के बल पर आतंकियों के अड्डे को ध्वस्त कर दिया है। मेरी सरकार ने कड़ा संदेश दिया है कि भारत पर किसी भी आतंकी हमले का जवाब दृढ़ और निर्णायक होगा। सिद्धू जल समझौते को स्थगित किया जाना भी आतंकवाद के विरुद्ध हमारी लड़ाई का हिस्सा है। देश की रक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र पर भी काम हो रहा है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार की नीतियों के अनुरूप सुरक्षा बलों ने माओवादी आतंक पर भी निर्णायक कार्रवाई की है। वर्षों तक देश के 126 जिलों में असुरक्षा, भय और अविश्वास का वातावरण था। माओवादी विचारधारा ने कई पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमारे युवाओं, आदिवासी और दलित भाई बहनों को हुआ। आज माओवादी आतंक की चुनौती 126 जिलों से घटकर 8 जिलों तक सीमित हो गए हैं। इनमें भी 3 जिले ही ऐसे हैं जो गंभीर रूप से प्रभावित हैं। इस एक साल में माओवादी से जुड़े लगभग 2000 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। इससे लाखों नागरिकों के जीवन में शांति लौटी है।
माओवादी से प्रभावित रहे इलाकों में परिवर्तन को आज पूरे देश देख रहा है। बीजापुर के एक गांव में 26 साल बाद बस पहुंची तो लोगों ने किसी उत्सव की तरह खुशी मनाई। बस्तर ओलंपिक में युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हथियार छोड़ चुकी व्यक्ति आज जगदलपुर में पंडुम कैफे में लोगों की सेवा कर रहे हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि जो लोग हथियार छोड़कर मुख्यधारा से जुड़े हैं उनका जीवन पटरी पर लौटे। वो दिन दूर नहीं जो देश से आतंक पूरी तरह से समाप्त हो जाए। माननीय सदस्यगण, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि आजादी तब तक अधूरी है जब तक आत्मनिर्भरता का जीवन ना जिया जाए। मेरी सरकार भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर और ठोस प्रयास कर रहे हैं। आज मेक इन इंडिया के विजन के साथ बने उत्पाद दुनिया के अलग अलग बाजारों तक पहुंच रही है। स्वदेशी को लेकर भी देशवासियों में बहुत उत्साह है। माननीय सदस्यगण, पीएलआई योजना से अभी तक लगभग 2 लाख करोड़ रुपया का निवेश आकर्षित हुआ है। साथ ही 17 लाख करोड़ रुपए से अधिक का उत्पादन हुआ है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर अभूतपूर्व गति से विकास कर रहा है। बीते 11 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन में 6 गुना वृद्धि हुई है। आज ये 11 लाख करोड़ रुपया का हो चुका है। वर्ष 2025 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.5 लाख करोड़ रुपया से पार हो चुका है और डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 23,000 करोड़ रुपया से ऊपर चल गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मेड इन इंडिया डिफेंस प्लेटफॉर्म पर भरोसा मजबूत हुआ है। माननीय सदस्यगण, निवेश और निर्यात के मामले में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी निरंतर बढ़ रही है। बीते 11 वर्षों में भारत में लगभग $750 बिलियन का एफडीआई आया है। मेरी सरकार भारत में नई सेक्टर्स को प्रोत्साहित दे रही है। आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग और भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए माइक्रोचिप में आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक है। वर्ष 2025 में 4 और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को मंजूरी दी गई है। भारत में 10 ऐसे फैक्ट्रियां आने वाले समय में अपना काम शुरू करने वाली है। भारत अब नानो चिप निर्माण के लिए भी बड़े कदम उठा रहे हैं। माननीय सदस्यगण, चिप के अलावा एक और बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसको लेकर मेरी सरकार ने मिशन मोड पर काम शुरू किया है। राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल्स मिशन से जरूरी मिनरल के लिए विदेशों पर निर्भरता को कम किया जा रहा है। माननीय सदस्यगण, अतीत में भारत समुद्री व्यापार की एक महाशक्ति हुआ करता था, लेकिन गुलामी के बाद दशकों की उपेक्षा के कारण आज भारत का 95% व्यापार विदेशी जहाजों पर होता है। इस पर हर वर्ष 6 लाख करोड़ रुपया से अधिक खर्च होते हैं। मेरी सरकार इस स्थिति से देश को बाहर निकालने में जुटी है। शिपिंग सेक्टर के लिए सरकार ने करीब 70,000 करोड़ रुपया का ऐतिहासिक पैकेज घोषित किया है। बड़े जहाजों को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दिया गया है। इतना ही नहीं, शिपिंग से जुड़ी पुराने कानूनों को भी वर्तमान जरूरतों के हिसाब से बदला गया है।
माननीय सदस्यगण, केरल के महान संत श्री नारायण गुरु कहते थे, शिक्षा से ज्ञान प्राप्त करो और संगठन से शक्तिशाली बनो। क्योंकि एक राष्ट्र जब सपने देखता है तो उन सपनों का दृष्टा भी उस राष्ट्र का युवा होता है और उनका निर्माता भी वही युवा होता है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि बीते 11 वर्षों में के दौरान देश में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 25 लाख से अधिक नई रोजगार सृजित हुई है। मेरी सरकार की नीतियों के कारण आज देश में कई नए सेक्टर्स का भी उदय हो रहा है। सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे इन क्षेत्रों में नए रोजगार बन रहे हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने बीते वर्षों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर 50 लाख करोड़ से अधिक राशि खर्च की है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुई इस निवेश ने युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण किया है। माननीय सदस्यगण, आज भारत के युवा मन में हम एक और सकारात्मक बदलाव देख रहे हैं। देश का युवा आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी और मेक इन इंडिया को अपनी जिम्मेदारी मान रहे हैं। मुद्रा योजना जैसे प्रयास इन युवाओं में उद्यमिता और स्वरोजगार की भावना को बढ़ावा दे रहे हैं। इस स्कीम के तहत अभी तक 38 लाख करोड़ रुपया से अधिक का फंड छोटे छोटे उद्यमियों को मिला है। करीब 12 करोड़ से अधिक लोन पहली बार स्वरोजगार शुरू करने के लिए दिए गए हैं। इसी तरह पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत देश के 20 लाख से अधिक कारीगरों को ट्रेनिंग और बैंक से मदद दी जा रही है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत भी रेहड़ी फुटपाथ पर काम करने वाले 72 लाख लोगों को 16,000 करोड़ रुपया की मदद मिल चुकी है। माननीय सदस्यगण, अभी हाल ही में स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम ने अपने 10 लाख पूरे किए हैं। इन 10 साल पूरे किए हैं। इन 10 वर्षों में भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। एक दशक पहले तक देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे। आज देश में लगभग 2 लाख स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं। पिछले साल ही करीब 50,000 नए स्टार्टअप्स पंजीकृत हुई है। हमारे स्टार्टअप नेटवर्क में 20 लाख से अधिक युवा काम कर रहे हैं। इन स्टार्टअप्स में से 45% में कम से कम एक डायरेक्टर महिला है। माननीय सदस्यगण, बीते 1 वर्ष में विभिन्न रोजगार मेले के माध्यम से मेरी सरकार ने लाखों युवाओं को पक्की नौकरी दी है। प्राइवेट सेक्टर में भी 1 लाख करोड़ रुपए के बजट की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू की गई है। इसके तहत 3.5 करोड़ नए रोजगार सृजित किए जा रहे हैं। मेरी सरकार के प्रयासों से आईटी सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में भी 1 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। माननीय सदस्यगण, बीते वर्ष देश में 1 लाख से ज्यादा मोबाइल टावर्स के जरिए 4G और 5G नेटवर्क को देश के कोने कोने तक पहुंचाया गया है। डिजिटल इंडिया के विस्तार ने भारत को हजारों करोड़ की क्रिएटिव इकोनॉमी के एक बड़े ग्लोबल सेंटर के रूप में पहुंचाना दी गई है।
क्रिएटिव इकोनॉमी को और गति देने के लिए मेरी सरकार ने वेब्स का नया प्लेटफॉर्म भी बनाया है। माननीय सदस्यगण, आज टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है। इसके कारण जॉब्स का नेचर भी तेजी से बदलता जा रहा है। इसीलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। आज स्कूल के स्तर से भी बच्चों में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का माइंडसेट बनाया जा रहा है। इससे अटल इनोवेशन मिशन प्रभावी काम कर रहे हैं। अभी तक देश भर में 1 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को अटल टिंकरिंग लैब्स का लाभ मिल चुका है। इसके अलावा राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के माध्यम से भी रिसर्च और डेवलपमेंट के कल्चर को गति मिल रही है। माननीय सदस्यगण, देश के ITI नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए 1000 ITI को फ्यूचर रेडी बनाया जा रहा है। इस पर PM सेतु योजना के तहत 60,000 करोड़ रुपया खर्च किए जा चुके हैं। मेरी सरकार आधुनिक टेक्नोलॉजी के लिए एक इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स तैयार कर रही है। अब तक 60,000 युवाओं को सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए प्रशिक्षित किया जा चुका है। 10 लाख युवाओं को AI के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। माननीय सदस्यगण, आज AI के दुरुपयोग से पैदा हो रहे क्षेत्र के विषय में गंभीर होना बहुत आवश्यक है। डीप फेक, मिस इन्फॉर्मेशन और फेक कंटेंट लोकतंत्र, सामाजिक सौहार्द और जनता के विश्वास के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। इस गंभीर विषय पर आप सभी को मिलकर विचार करना चाहिए। माननीय सदस्यगण, भारत के युवाओं और मेरी सरकार के साझा प्रयासों से देश में खेलों का भी अभूतपूर्व विकास हो रहा है। जिस प्रकार हमारे बेटियों का और हमारे दिव्यांग साथियों का प्रदर्शन हो रहा है वो शानदार है। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप जीता है। इसी प्रकार ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट टीम ने भी वर्ल्ड कप जीता। मैं अपनी बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इसी तरह आगे बढ़ते रहे। माननीय सदस्यगण, बीते दशक में भारत में खेल से जुड़े हर व्यवस्था में रिफॉर्म किए गए हैं। मेरी सरकार ने खेलो भारत नीति बनाए हैं और खेलों से जुड़े संस्थानों को पारदर्शी बनाया जा रहा है। हमारी तैयारियां और आत्मविश्वास का परिणाम है कि भारत को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का दायित्व दिया जा रहा है। आप सबको सहयोग करना है। मुझे विश्वास है कि देश की एक समर्थ युवा शक्ति विकसित भारत के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाएगी। मेरी सरकार ने देश की युवा शक्ति को राष्ट्र चिंतन से जोड़ने के लिए विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है। इस वर्ष इस मंच से करीब 50 लाख नौजवानों ने रजिस्ट्रेशन किया। अभी तक माई भारत संगठन से भी करीब 2 करोड़ युवा जुड़ चुके हैं। माननीय सदस्यगण, आप सब जानते हैं कि इस समय विश्व एक कठिन कालखंड से गुजर रहा है। लंबे समय से चले आ रहे वैश्विक समीकरण भी आज बदल रहे हैं। युद्ध की अनिश्चितताओं ने भी वैश्विक स्थिरता और वैश्विक अर्थव्यवस्था को संकट में डाल रखा है। इन सब परिस्थितियों के बीच भी भारत तेज गति से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। भारत
की इस सफलता के पीछे मेरी सरकार की संतुलित विदेश नीति और दूरगामी सोच की बड़ी भूमिका है। माननीय सदस्यगण, वर्तमान की जटिल वैश्विक परिस्थितियों में भारत विश्व में एक सेतु की भूमिका निभा रहा है। युद्धरत देश भी महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर भारत पर अपना भरोसा व्यक्त करते हैं। ये संतोष की बात है कि